नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या था, मोरल डेवलपमेंट। क्या है इनकी थ्योरी का नाम, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम किया था ना वो किस पे किया था, मोरल रीजनिंग पे काम किया था, यानी कि जो नैतिक तर्कना होती है उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। इसमें बच्चा मोरल डिलेमा में होता है, उसको ये नहीं समझ में आता है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। तो ये बच्चे के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने 3 स्टेज दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। एक थी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और एक थी पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। जो नैतिक तर्क होता है, मोरल रीजनिंग होती है कि सही है या ये गलत सही है। मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करूँ या ये काम करूँ, वो होता है आपका मोरल रीजनिंग। तो उसका संस्कृति और जेंडर को लेके कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है, उसका कोई रोल नहीं है कि वो कल्चर और जेंडर को अफेक्ट करे। It doesn't specify exact stages for progression of moral development in children। बच्चों में नैतिक विकास की जो प्रगति है उसकी सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इजीली स्पेसिफाई करता है। इन्होंने स्टेज भी इसीलिए दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कि बच्चा जो है वो मोरल रीजनिंग को लेके अपने आप को एक मेच्योर लेवल तक पहुंच सके कि हमको ये काम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट हर स्टेज पर अलग अलग होता है। इट्स बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रायोगिक विधि द्वारा किए गए अध्ययन पर यह आधारित है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डालेगा जिसमें बच्चे को ये मालूम करना होता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या यहाँ पे उनके लिए गलत है। याद रखिएगा, इन्होंने 3 तो लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और उन्होंने 6 क्या दी थी, स्टेजेस दी थी। इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, इनकी जो प्राइमरीली रिसर्च है वो किस पे बेस्ड होती है, क्वालिटी पे। इन्होंने इंटरव्यूज लिए थे, ठीक है, ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड पर। तो यहाँ जो ये टर्म दिया हुआ है कि ये प्रायोगिक विधि द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनकी जो रिसर्च थी वो कैसी थी, क्वालिटेटिव थी, ना कि एक्सपेरिमेंटल। और यहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जबकि इनकी रिसर्च कैसी थी, क्वालिटेटिव। ठीक है, आई रिपीट, इनकी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च थी जो कि इंटरव्यूज पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी, इंटरव्यूज पे। ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी रिसर्च इंटरव्यूज पर बेस्ड थी, इसलिए क्वालिटेटिव मेथड था, जबकि यहाँ दिया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे ये चीज़ क्यों गलत है, इट डजेंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट स्टेज दी थी। इन्होंने कितनी स्टेज दी थी, 6, और 3 इन्होंने क्या दिए थे, लेवल दिए थे। पहला पॉइंट क्यों गलत है, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज ही इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लड़कों पे ही काम किया, लड़कियों को इन्होंने कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर दियर वर्ल्ड बिकॉज चाइल्डहुड इज ए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि हर बच्चा जो होता है उसको खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बचपन एक सार्वभौमिक कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ए और आर जो है वो गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्यों गलत है, ए जो है वो इसलिए गलत है कि बच्चा जो होता है वो खेलता है, नेचुरली खेलता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, ये लर्निंग और डेवलपमेंट का एक पार्ट होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट इज, रीज़न जो है, चाइल्डहुड इज़ ए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। चाइल्डहुड जो है वो एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, बल्कि हर कल्चर जो है उसमें चाइल्डहुड अलग अलग होता है, बच्चे का सोशल जो है वो अलग होता है, और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग होता है। इसलिए चाइल्डहुड जो होता है वो हर सोसाइटी में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, चाइल्डहुड जो होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो चाइल्डहुड अफेक्ट करता है, सोशल बैकग्राउंड अफेक्ट करता है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बच्चे के चाइल्डहुड को अफेक्ट करता है। और हर बच्चा जो होता है उसको ज़रूरी नहीं है खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की और अपनी दुनिया खोजने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पे क्या है, ईच चाइल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर ये होता कि चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बच्चों को ये मौका मिल पाता है, कुछ को ये मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है।
नेक्स्ट इज 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग. ऐसा कौन सा प्रश्न है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ाने का मौका देता है. करेक्ट. एनालिटिकल थिंकिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें बच्चा खुल के अपने विचारों को लिखता है. और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन. जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या आते हैं आपके एमसीक्यूज, वन लाइनर्स. इनमें क्या होता है, बच्चा रोट मेमोराइजेशन करता है, रटा रटाया आंसर होगा उसको बच्चा कॉपी में लिख देगा. जबकि ओपन एंडेड में आप मतलब फ्रीली अपने थॉट्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था. ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. इसका डायरेक्ट आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था. ये भी क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे. ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. ये वन लाइनर्स हैं सारे. लेकिन चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है. हर बच्चा अपने तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करेगा. सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. Next is, while engaging students who are visually challenged, teacher should use which method of teaching. अगर मान लीजिए दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाना है, तो उनको शामिल करते समय टीचर को क्या उपयोग करना चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सके. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस आर एन ऑडिटरी सिस्टम. पहली बात तो एक ऑडिटरी सिस्टम है, यानी कि कान से रिलेटेड श्रवण तंत्र है. और यहाँ बच्चा क्या है, विजुअली चैलेंज्ड है, बच्चे को आंखों से प्रॉब्लम है. तो आवृत्ति संग्राहक संचरण उपग्रह तो यहाँ पे FMTD जो है उसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस होती है वो एक ऑडिटरी सिस्टम होता है. जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि सुनने में जो दिक्कत होती है वहाँ पे इसको यूज़ में लिया जाता है. तो इसका विजुअल से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत. एक ब्रेल लिपि एंड इट्स ए टैक्टाइल सिस्टम. बिल्कुल सही बात है, ये एक ब्रेल लिपि होती है और कैसा होता है, टैक्टाइल होता है. टैक्टाइल मतलब जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, टच करके इजीली अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसमें क्या होता है, ऐसे उठे हुए डॉट डॉट होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए डॉट डॉट होते हैं. जब बच्चा यहाँ पे अपनी फिंगर्स को चलाता है तो उसको इजीली चीज़ें फील होती हैं, वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है. जैसे जैसे वो उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा वैसे वैसे पढ़ना और लिखना उसको आ जाता है. यहाँ पे है ब्रेल इज एन ऑडिटरी सिस्टम. ब्रेल लिपि कभी भी एक ऑडिटरी सिस्टम नहीं होती. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस ये एक टैक्टाइल सिस्टम नहीं होता. तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. यू आर ए टीचर हु वॉन्ट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली. आप एक टीचर हैं और आप अपने बच्चों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग. इस प्रकार की जो रणनीति है और वो चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना किस टाइप के मेथड में आपको मिलेगी कि आप क्रिटिकली थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बच्चों में फोस्टर कर सकें. लेक्चरिंग ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल नोट्स. अगर आप बच्चों को लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे या व्याख्यान देना शुरू कर देंगे तो उसमें बच्चा क्या करता है, हमेशा एक रिसेप्टिव उसमें आ जाएगा. बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट विल बी पैसिव एंड टीचर विल बी एक्टिव. यहाँ टीचर तो एक्टिव है क्योंकि वो बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या है, सिर्फ एक श्रोता की तरह से चीज़ों को सिर्फ सुनता जाएगा. असाइनिंग ए प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक. आप बच्चे को क्या करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट देते हैं. जब आप बच्चे को एक प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें बच्चा क्या करता है, एक्टिवली इंगेज होगा. लेकिन मेमोराइज, अगर आप बच्चे को जानकारी को याद करने के लिए फोर्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करेगा. ये भी गलत है. प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन. बच्चों को अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न देना. बिल्कुल सही बात है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है, खुद से अपने विचारों को व्यक्त करता है. बच्चा अपना दिमाग लगाता है, चीज़ों को क्रिटिकली वो सोच पाएगा. गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू असेट दियर नॉलेज. अगर आप आकलन करने के लिए MCQs देते हैं तो MCQs क्या होते हैं, ये रटे रटाए होते हैं. अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया तो कोई भी बच्चा इसका जवाब दे देगा दिल्ली. तो उसमें क्या है, ये चीज़ें आपने रटी हुई हैं. लेकिन हम बच्चे को अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन दें, अगर आपसे ये पूछा जाए अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो इस देश के लिए क्या करते, तो यहाँ पे क्या है, हर बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अलग अलग होगा और हमें बच्चे को क्रिटिकली और क्रिएटिव बनाना है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज टोटली करेक्ट.